तो अब सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो दास्तान मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आप आज की रात अपने कमरे की लाइट बंद करने से पहले 10 बार सोचेंगे। मेरा नाम राजू है। मैं बरसों से इन लंबी और सूनी सड़कों पर ट्रक चला रहा हूँ। हाईवे की इन काली रातों ने मुझे बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन जो उस एक काली रात मेरे साथ हुआ, उसने मेरा पूरा वजूद हिलाकर रख दिया। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरी आप बीती है, जिसे मैं आज पहली बार किसी को सुना रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप रात की कहानी के इस सफ़र में नए हैं, तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उस बेल आइकन को दबा दें। और हाँ, अगर आपको मेरी ये कहानी और मेरी मेहनत पसंद आए, तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे हिम्मत देता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के ये खौफनाक पन्ने आपके सामने खोल सकूं। तो चलिए, अपने दिल को थाम लीजिए और मेरे साथ चलिए उस हाईवे पर जहां से कोई वापस नहीं आता। बात करीब 3 साल पुरानी है। उन दिनों मेरी माली हालत बहुत खराब थी। घर में 2 छोटे बच्चे हैं, पत्नी है और बीमार माँ है। साहूकार का कर्जा सर पर चढ़ा हुआ था और घर में राशन के लाले पड़े थे। यही वजह थी कि मैंने उस दिन डबल शिफ्ट करने का फैसला किया। मुझे लुधियाना से भारी मशीनरी लेकर बंगाल के एक सुदूर इलाके में जाना था। रास्ता बहुत लंबा था और मुझे पता था कि मुझे लगातार 3 रातें बिना सोए ट्रक चलाना होगा। पहली 2 रातें तो ठीक ठाक गुजर गईं। थकावट बहुत थी, लेकिन बच्चों के चेहरे याद आते ही पैरों में फिर से दम आ जाता था। तीसरी रात शुरू हुई तो मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो ऊपर कोई जंग छिड़ी हो। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट्स की तेज रोशनी भी बस कुछ ही फीट तक जा पा रही थी। मैं पुराने हाईवे से गुजर रहा था, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस सड़क पर दूर दूर तक न कोई ढाबा था, न कोई पेट्रोल पंप। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। मैं स्टीयरिंग थामे जोर जोर से पुराने गाने गुनगुना रहा था ताकि मुझे नींद न आए। तभी अचानक सड़क के किनारे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा, मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। इस घने जंगल के बीच इतनी रात को मूसलाधार बारिश में एक औरत हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। मेरे दिमाग ने फौरन कहा, राजू मत रुक, ये कोई चाल हो सकती है। लेकिन जैसे ही मेरी हेडलाइट उस पर पड़ी, मैंने देखा कि उसने अपनी गोद में एक छोटा सा बच्चा ले रखा था, जो पूरी तरह भीग चुका था। उस बच्चे की हालत देखकर मुझे अपने छोटू की याद आ गई। मैंने सोचा, अगर इतनी रात को ये यहाँ फंसी रही, तो कोई जंगली जानवर या कोई बुरा इंसान इसके साथ कुछ भी कर सकता है। इंसानियत के नाते मैंने एक लंबा ब्रेक मारा। ट्रक घिसटता हुआ उस औरत से कुछ मीटर आगे जाकर रुका। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाला और जोर से चिल्लाया, ओ बहन जी, यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? कहाँ जाना है आपको? वो औरत धीरे धीरे चलकर ट्रक के दरवाजे के पास आई। उसने सफ़ेद रंग का एक पुराना सा लिबास पहन रखा था, जो मिट्टी और कीचड़ से पूरी तरह सना हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आधे चेहरे को ढके हुए थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी सूनी आंखों से मेरी ओर देखा। उन आंखों में जो ठंडापन था, उसे देखकर पहली बार मेरे कलेजे में एक अजीब सी टीस उठी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और कहा, अंदर आ जाए, बाहर बहुत बारिश है, आप भीग जाएंगी और बच्चा बीमार पड़ जाएगा। वो बिना कुछ बोले अंदर आकर बैठ गई। जैसे ही उसने कदम रखा, मेरे ट्रक के केबिन के अंदर की हवा अचानक बदल गई। बाहर गर्मी और उमस थी, लेकिन अंदर का तापमान ऐसा हो गया जैसे किसी ने बर्फ की कोठरी खोल दी हो। मुझे अपने हाथों के रोए खड़े होते महसूस हुए। मैंने इग्निशन घुमाया और ट्रक फिर से हाईवे पर दौड़ने लगा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मैंने किसे अपने ट्रक में बिठा लिया है। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन केबिन के अंदर जो खामोशी छाई थी, वो किसी कब्रिस्तान के सन्नाटे से भी ज्यादा डरावनी थी। मैंने कई बार कोशिश की कि उस औरत से बात करूं, पूछूं कि उसका घर कहाँ है या वो इस वीराने में कैसे पहुंची, लेकिन मेरा गला जैसे अंदर से सूख गया था। आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। अजीब बात यह थी कि उस औरत की गोद में जो बच्चा था, वो बिल्कुल पत्थर की तरह शांत था। न वो हिला, न वो रोया। इतनी तेज बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट में भी वो बच्चा सो रहा था, या शायद वो सोया नहीं था। तभी मेरी नज़र डैशबोर्ड पर रखे भगवान की छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। मैंने गौर किया कि मूर्ति पर चढ़ाया हुआ सूखा फूल अचानक काला पड़ गया था। तभी मुझे महसूस हुआ कि केबिन के अंदर एक बहुत ही गंदी और भारी बदबू फैलने लगी है। ये वैसी गंध थी जैसी किसी पुराने कुएं के अंदर जमी हुई काई या सड़ते हुए मांस से आती है।
मेरा जी मिचलाने लगा। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे गिराया ताकि ताजी हवा अंदर आ सके, लेकिन बाहर से आने वाली हवा और भी बर्फीली थी। मैंने तिरछी नजरों से उस औरत की तरफ देखा। वो अभी भी वैसी ही बैठी थी, उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी और बाल उसके चेहरे को छुपाए हुए थे। तभी अचानक ट्रक का रेडियो, जो काफी देर से बंद पड़ा था, अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई गाना नहीं आ रहा था, बल्कि तेज खरखराहट के बीच किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हाथों से रेडियो का बटन घुमाया, पर वो बंद ही नहीं हुआ, बल्कि आवाज और तेज हो गई। तभी उस औरत ने अपनी गर्दन धीरे से मेरी तरफ घुमाई। उसकी गर्दन के घूमने की आवाज ऐसी थी जैसे सूखी टहनियां चटक रही हों। कड़क कड़क चट। मैंने अपना पूरा ध्यान सड़क पर लगाने की कोशिश की। कोहरा इतना बढ़ गया था कि अब मुझे हाईवे की सफेद पट्टी भी नहीं दिख रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि ट्रक की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगी है। मैंने एक्सीलेटर से पैर हटाया, ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक रुक ही नहीं रहा था। सुई 80, 100, 120 पर पहुंच गई। स्टीयरिंग मेरे हाथों में ऐसे कांप रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। बहन जी, ये क्या हो रहा है? आप कौन हैं? मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज उस केबिन के अंदर ही गूंज कर रह गई। तभी उस औरत ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ सफेद और नीला पड़ चुका था, जैसे किसी लाश को पानी से निकाला गया हो। उसकी उंगलियां लंबी थीं और नाखून काले पड़ चुके थे। उसने अपना ठंडा हाथ मेरे उस हाथ पर रखा जो भी अब बदल रहा था। उसके छूते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म में बिजली का कर छोड़ दिया हो। मेरा हाथ सुन्न पड़ गया। तभी उसने पहली बार अपना मुंह खोला। उसके होंठ फटे हुए थे और अंदर से काला खून रिस रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, राजू, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसे तुमने 3 साल पहले इसी मोड़ पर छोड़ दिया था। मेरा दिल धड़कना भूल गया। 3 साल पहले इसी मोड़ पर मुझे धुंधली सी एक याद आई। एक एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत अपने बच्चे के साथ सड़क पार कर रही थी। रात का अंधेरा था और मेरा ट्रक तेज रफ्तार में था। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं रुका नहीं था। मैं डर के मारे वहां से भाग गया था। जैसे ही मुझे ये याद आया, ट्रक के अंदर की लाइट अपने आप जल गई। मैंने देखा कि बगल वाली सीट पर बैठी उस औरत के सर का आधा हिस्सा गायब था और उसका बच्चा, वो बच्चा नहीं बल्कि हड्डियों का एक ढांचा था जिसे उसने कपड़े में लपेट रखा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो यादें जिन्हें मैंने अपने दिमाग के किसी गहरे कोने में दफन कर दिया था, अब एक एक करके जहर बनकर बाहर आ रही थीं। हाँ, 3 साल पहले इसी हाईवे पर मेरी रफ्तार की भूख ने 2 जानें ली थीं। उस रात भी ऐसी ही बारिश थी और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था क्योंकि मुझे पुलिस और जेल का डर था। अब वो औरत मेरे ठीक बगल में बैठी थी। उसका फटा हुआ सर, जिससे गाढ़ा खून अब धीरे धीरे सीट पर टपक रहा था, मुझे अंदर तक झकझोर रहा था। केबिन की बदबू अब इतनी तेज हो गई थी कि मुझे अपनी ही सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तभी उस औरत ने अपनी गोद में रखे उस कपड़े के ढेर को, जिसे मैं बच्चा समझ रहा था, धीरे से खोला। उसके अंदर कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ एक नन्हा सा कंकाल था जिसकी खोपड़ी पर अभी भी थोड़े से बाल चिपके हुए थे। उसने उस कंकाल को मेरी तरफ बढ़ाया और एक रूह कंपा देने वाली आवाज में बोली, मेरा बच्चा, इसे भूख लगी है राजू, इसे आज वही चाहिए जो तुमने उस रात हमसे छीना था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे। ट्रक अब सड़क पर नहीं बल्कि हवा में तैरता हुआ महसूस हो रहा था। अचानक ट्रक की विंडशील्ड सामने का शीशा पर बाहर से किसी ने जोर जोर से हाथ मारना शुरू किया। धप धप धप। मैंने टॉर्च जलाए और बाहर देखा तो मेरी चीख निकल गई। ट्रक के बोनट पर वही कंकाल जैसा बच्चा बैठा था और उसके छोटे छोटे हाथ शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसकी खाली आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। शीशे पर दरारें पड़ने लगी थीं। कड़क कड़क चट। तभी केबिन के पीछे वाले हिस्से से, जहां मैं सोता हूं, वहां से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक नहीं बल्कि दर्जनों लोग वहां छिपे हुए हैं। राजू, हमें घर ले चलो, राजू, हमें घर ले चलो, वो सब एक साथ चिल्लाने लगे। मैंने पागलों की तरह ब्रेक मारना शुरू किया, लेकिन ब्रेक पैडल जमीन से चिपक गया था। अचानक उस औरत ने मेरे कान के पास अपना मुंह लाया। उसकी सांसें बर्फीली थी, लेकिन उनमें से जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब भागोगे नहीं राजू, उस रात तो तुमने बहुत तेजी से ट्रक भगाया था।
आज मैं तुम्हें चलाऊंगी। उसी पल ट्रक के अंदर की सारी सुइयां, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सब पागलों की तरह घूमने लगी। रेडियो से अब चीखों के बजाय एक धीमा पुराना दर्दनाक संगीत बजने लगा। अचानक सामने सड़क पर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा शायद कोई ढाबा है या कोई दूसरा वाहन। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, पॉन पॉन, लेकिन जैसे ही हम उस रोशनी के करीब पहुंचे, मेरा गला रुंध गया। वो कोई ढाबा नहीं था, वो वही जगह थी जहां 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। वहां सड़क पर आज भी वही खून के पुराने निशान ताज़ा दिख रहे थे। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? सड़क के बीचों बीच एक और ट्रक खड़ा था। वो ट्रक बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरा अभी वाला ट्रक है। उस खड़े हुए ट्रक के पास एक आदमी खड़ा होकर रो रहा था। जब हमारा ट्रक उसके पास से गुजरा और मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वो आदमी कोई और नहीं, मैं खुद था, 3 साल पुराना राजू, जो अपनी गलती पर फूट फूट कर रो रहा था। बगल में बैठी उस रूह ने जोर से कहा लगाया और मेरी गर्दन को अपने ठंडे हाथों से जकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी खाल के अंदर धंसने लगीं। देखो राजू, तुम्हारी सजा शुरू हो चुकी है। तुम अब इसी मोड़ पर कैद हो, हमेशा के लिए। उस रूह की उंगलियां मेरी गर्दन में लोहे की कीलों की तरह चुभ रही थीं। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम अभी निकल जाएगा। मैंने शीशे में देखा, मेरे अपने ही पुराने चेहरे पर वो बेबसी और दर्द देखकर मेरी रूह कांप गई। जैसे ही हमारा ट्रक उस खड़े हुए ट्रक के बगल से गुजरा, एक जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम। अचानक सब कुछ शांत हो गया। न बारिश की आवाज, न इंजन का शोर। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं अभी भी ट्रक के अंदर ही हूँ, लेकिन ट्रक सड़क के किनारे एक गहरी खाई के पास खड़ा था। वो औरत गायब थी, केबिन में सिर्फ सन्नाटा था। मैंने लंबी लंबी सांसें ली और अपने गले को छुआ। वहां अभी भी उन उंगलियों के नीले निशान मौजूद थे। क्या वो सब एक सपना था? मैंने खुद से पूछा। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और नीचे पैर रखा, मुझे महसूस हुआ कि ज़मीन नीचे नहीं है। मैं कीचड़ और मलबे में धंसता चला गया। तभी बिजली कड़की और उस रोशनी में मैंने देखा कि मैं किसी सड़क पर नहीं, बल्कि एक पुराने कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा हूँ। मेरा ट्रक कब्रों के ऊपर चढ़ा हुआ था। चारों तरफ टूटे हुए पत्थर और इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैं तो हाईवे पर था, फिर यहाँ कैसे पहुँचा? तभी झाड़ियों के पीछे से वही रोने की आवाज़ फिर आई। उहुं, उहुं, राजू भैया, बचा लो। ये आवाज़, ये तो मेरे छोटे भाई श्यामू की थी, जो 5 साल पहले एक बीमारी में गुजर गया था। मैं पागलों की तरह उस आवाज़ की तरफ भागा। श्यामू, कहाँ है तू? जैसे ही मैं एक बड़ी कब्र के पीछे पहुंचा, मैंने देखा कि वहां मेरा पूरा परिवार बैठा था। मेरी माँ, मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चे। वो सब जमीन पर बैठकर कुछ खा रहे थे। मैंने राहत की सांस ली और उनके पास गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? घर पर सब ठीक तो है? लेकिन जैसे ही वो सब मेरी तरफ पलटे, मेरी चीख गले में ही फंस गई। उन सब के चेहरे सड़े हुए थे। वो खाना नहीं खा रहे थे, बल्कि वो जमीन से गंदी मिट्टी और कीड़े उठाकर अपने मुंह में भर रहे थे। मेरी बीवी ने अपनी सफ़ेद आंखों से मुझे देखा और कहा, राजू, तुमने ट्रक चलाने के चक्कर में हमें कभी वक्त नहीं दिया। अब देखो हम कितने खुश हैं। तुम भी हमारे पास आ जाओ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ की हड्डियां साफ दिख रही थीं। तभी पीछे से वही औरत फिर प्रकट हुई। उसने हंसते हुए कहा, राजू, ये सब तेरी लालच का नतीजा है। तूने पैसों के लिए अपनों को छोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए हमें मारा। अब इस कब्रिस्तान में तेरा भी ठिकाना बनेगा। अचानक वो सारी कब्रें फटने लगी और उनमें से अनगिनत हाथ बाहर निकलकर मेरे पैरों को जकड़ने लगे। मैं चीखा, चिल्लाया, पर वहां मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। तभी मुझे अपने ट्रक की हेडलाइट फिर से जलती हुई दिखी, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उन हाथों से छूटा और ट्रक की तरफ भागा। मैंने ट्रक के अंदर छलांग लगाई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, मुझे एहसास हुआ कि स्टीयरिंग अब लोहे का नहीं, बल्कि इंसानी खाल का बना हुआ था। और ट्रक का गियर, वो एक कटी हुई बाजू थी। जैसे ही मैंने उस खौफनाक गियर को पकड़ा, ट्रक के अंदर से एक ऐसी चीख गूंजी जैसे हजारों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा गला जैसे किसी ने पत्थर से भर दिया था। एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकल रहा था।
तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा ट्रक अपने आप चलने लगा है, पर इस बार वो सड़क पर नहीं चल रहा था। खिड़की के बाहर कोहरा इतना घना था कि मुझे लग रहा था जैसे मैं बादलों के बीच या किसी दूसरी ही दुनिया में गाड़ी चला रहा हूँ। अचानक डैशबोर्ड पर लगा हुआ मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर घर लिखा था। मैंने जैसे ही फोन कान से लगाया, दूसरी तरफ से मेरी बेटी मुन्नी की आवाज आई, बाबा आप कहाँ हो? माँ को बहुत खून निकल रहा है। बाबा जल्दी आओ, वो औरत हमारे घर के अंदर आ गई है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुन्नी, कौन सी औरत? बेटा मेरी बात सुनो। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई दी और फिर आवाज आई, राजू तुमने उस रात मुझे सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ दिया था ना? देखो आज तुम्हारा परिवार उसी हाल में है। और फोन कट गया। मैं पागलों की तरह स्टीयरिंग घुमाने लगा, चीखने लगा। तभी अचानक सामने का कोहरा छंटा और मुझे जो दिखा उसने मेरा कलेजा मुंह को ला दिया। सामने मेरा अपना गांव था, मेरा अपना घर था, लेकिन पूरे गांव में आग लगी हुई थी। आसमान का रंग खून जैसा लाल था। मैंने ट्रक को अपने घर के ठीक सामने रोका और नीचे कूदा। मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से जोर जोर से रोने और सामान टूटने की आवाजें आ रही थीं। मैं जैसे ही आंगन में पहुंचा, मैंने देखा कि मेरी बीवी और बच्चे कोने में दुबके हुए हैं और उनके सामने वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी है। उसके हाथ में एक बड़ी सी लोहे की रॉड थी, वही रॉड जो मेरे ट्रक के पीछे हमेशा रखी रहती थी। उसने मेरी तरफ पलटकर देखा और उसकी आंखों से अब आग की लपटें निकल रही थीं। उसने कहा, राजू अपनी जान के बदले किसे दोगे? अपने बच्चों को या अपनी इस अंधी माँ को? उसने रॉड उठाए और जैसे ही मेरी माँ की तरफ वार किया, मैं बीच में कूद गया। वो रॉड सीधे मेरे सीने के आर पार हो गई। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया। दर्द इतना था कि मैं जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अजीब बात थी, न खून निकला न जान गई। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था और मैंने देखा कि मेरे शरीर से धुआं निकल रहा है। तभी उस औरत ने हंसते हुए अपनी शक्ल बदली। वो अब औरत नहीं थी, वो मेरा ही हमशक्ल था। वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था, बस उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, राजू तू कब का मर चुका है। 3 साल पहले जब तूने उस औरत को टक्कर मारी थी, तेरा ट्रक भी उसी वक्त पलट गया था। तू भी उसी रात मर गया था, लेकिन तेरी आत्मा ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि तू एक कातिल है। मेरे कानों में सन्नाटा छा गया। क्या मैं मर चुका हूँ? क्या ये पिछले 3 साल सिर्फ मेरा वहम थे? तभी मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, जो कहीं बहुत दूर से आ रही थी, राजू बेटा आंखें खोल, अपनी आखिरी यात्रा पर निकलने का वक्त हो गया है। उस साय की बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं मर चुका हूँ, ये बात मेरे कानों में किसी गर्म लोहे की तरह उतर रही थी। मैंने अपने हाथों को देखा, वो धीरे धीरे धुएं की तरह उड़ रहे थे। तभी अचानक मेरे आसपास का वो जलता हुआ गांव, मेरा घर, मेरी बीवी और बच्चे, सब कुछ मिट्टी की तरह ढहने लगा। एक पल में सब कुछ गायब हो गया और मैं फिर से अपने उसी 12 चक्का ट्रक के अंदर था। लेकिन इस बार ट्रक चल नहीं रहा था। वो एक गहरी खाई में उल्टा पड़ा हुआ था। चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे थे और हर तरफ से तेल टपकने की आवाज आ रही थी, टप टप टप। मैंने अपनी गर्दन घुमाई तो देखा कि ड्राइवर वाली सीट पर एक लाश फंसी हुई थी। उसका चेहरा खून से इतना लथपथ था कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसके हाथ में वही चांदी का कड़ा था जो मेरी माँ ने मुझे पहनाया था। वो लाश मेरी थी। मैं अपनी ही मौत को अपनी आंखों से देख रहा था। तभी खिड़की के बाहर से किसी ने शीशा खटखटाया। वही सफेद कपड़ों वाली औरत बाहर खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी सहानुभूति थी। उसने धीरे से कहा, राजू अपनी लाश को कब तक धोते रहोगे? जब तक तुम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हारी रूह इसी तरह इस हाईवे पर भटकती रहेगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मुझे क्या करना होगा? मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? उसने अपनी उंगली से उस खाई के ऊपर की तरफ इशारा किया। ऊपर देखो राजू, वहां उस सड़क पर अभी भी एक ट्रक खड़ा है। उसमें एक ड्राइवर बैठा है जो तुम्हारी ही तरह आज रात को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। वह थका हुआ है, उसकी आंखों में नींद है। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो आज रात वो भी वही गलती करेगा जो तुमने 3 साल पहले की थी। वह किसी मासूम को कुचल देगा और फिर ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मैंने ऊपर देखा, कोहरे के बीच से एक और ट्रक की हेडलाइट्स चमक रही थीं। वह ट्रक बिल्कुल मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है।
मेरी रूह उस खाई से निकलकर ऊपर सड़क की तरफ भागने लगी। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, मैंने देखा कि वो ट्रक बड़ी तेजी से उसी मोड़ की तरफ आ रहा था जहां वो औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। वह ड्राइवर, जो कोई और नहीं बल्कि आज के दौर का कोई राजू था, बिल्कुल गहरी नींद के झोंकों में था। उसके वाइपर चल रहे थे, घिस 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 घिस। मैंने सड़क के बीचों बीच खड़े होकर अपने हाथ हिलाना शुरू किया। रुको, ब्रेक मारो, सामने मत जाओ, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज हवा में ही खो जा रही थी। वो ट्रक मेरी रूह के पार से निकलता हुआ सीधा उस औरत की तरफ बढ़ रहा था। तभी मैंने देखा कि उस औरत ने अपनी गोद से उस बच्चे के कंकाल को निकाला और उसे सड़क पर फेंक दिया। वो कंकाल अचानक एक जिंदा बच्चे में बदल गया और जोर जोर से रोने लगा। ट्रक के ड्राइवर की आंखें अचानक खुलीं। उसने जैसे ही सड़क पर बच्चे को देखा, उसने अपनी पूरी ताकत से ब्रेक पैडल दबाया। चरर। ट्रक उस बच्चे से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर जाकर रुका। ड्राइवर पसीने पसीने था, उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। वह नीचे उतरा, उसने बच्चे को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को छुआ, वो बच्चा धुएं में बदल गया। मैं वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। तभी वो औरत मेरे पास आई। उसने अपना हाथ मेरे सर पर रखा। इस बार उसका हाथ ठंडा नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, तुमने एक जान बचा ली राजू, आज तुम्हारी सजा का आखिरी दिन है। उस औरत की बात सुनकर जैसे मेरे सीने का भारी बोझ एकदम से हल्का हो गया। उसकी आंखों में अब वो खौफनाक मंजर नहीं था, बल्कि एक ऐसी चमक थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को माफ कर रही हो। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों उस अंधेरी खाई की तरफ देखने लगे, जहां मेरा ट्रक और मेरी लाश पड़ी थी। अचानक उस गहरी खाई से एक तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी ताकतवर थी कि उसने उस काली रात के कोहरे को एक झटके में चीर दिया। तभी मुझे अपने कानों में अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, राजू अब आजा बेटा, बहुत देर हो गई है। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, अब मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा, मुझे पीछे से एक और आवाज सुनाई दी। वो आवाज मेरे ट्रक के इंजन की थी। घड़ घड़ घड़। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा पुराना ट्रक, जो अभी तक खाई में टूटा हुआ पड़ा था, अब बिल्कुल नया और चमकता हुआ सड़क पर खड़ा था। उसकी हेडलाइट सूरज की तरह चमक रही थीं। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तुम्हारी सजा खत्म हुई है, पर तुम्हारा सफर नहीं। इस दुनिया और उस दुनिया के बीच बहुत सी ऐसी भटकती रूहें हैं जिन्हें सही रास्ते की जरूरत है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैंने हैरानी से पूछा, मतलब मुझे अब क्या करना होगा? उसने ट्रक के केबिन की तरफ इशारा किया। अब तुम सिर्फ एक ड्राइवर नहीं हो राजू, तुम इस मौत के हाईवे के रखवाले हो। हर वो ड्राइवर जो रात के अंधेरे में अपनी राह भटकता है, या जो अपनी लालच में किसी मासूम की जान लेने वाला होता है, तुम्हें उसे रोकना होगा। तुम्हें उसे इस नरक में आने से बचाना होगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने उस चमकते हुए ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। जैसे ही मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे अंदर कोई डर नहीं है। अब मैं कोई गरीब राजू नहीं था जो भूख से डरता था। अब मैं वो ताक था जो दूसरों की जान बचाता था। मैंने गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ाया। वो औरत मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी और उसकी गोद में वो बच्चा अब सुकून से सो रहा था। हम उस हाईवे पर आगे बढ़ने लगे जो कभी खत्म नहीं होता था। तभी अचानक मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर लगा हुआ वायरलेस रेडियो खड़खड़ाने लगा। उसमें से किसी की कांपती हुई आवाज आई, मदद करो, कोई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ बहुत अंधेरा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने वायरलेस का बटन दबाया और बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, घबराओ मत भाई, अपनी आंखें बंद मत करना, मैं आ रहा हूँ, रात्रि का राही तुम्हारे पास ही है। ट्रक की रफ्तार अचानक बढ़ गई और हम कोहरे के एक ऐसे हिस्से में घुस गए जहां समय और दूरी का कोई मतलब नहीं था। तभी मुझे सड़क के किनारे एक और परछाई दिखी, एक और ट्रक ड्राइवर जो नींद में अपनी गाड़ी डिवाइडर की तरफ मोड़ रहा था। मैंने जोर से अपने ट्रक का हॉर्न बजाया, पॉन पॉन। वो हॉर्न की आवाज कोई मामूली आवाज नहीं थी, वो एक ऐसी गूंज थी जो सीधा उस ड्राइवर की रूह को झकझोर गई। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली और अपनी गाड़ी को संभाला। उसने चारों तरफ देखा कि ये आवाज कहां से आई, लेकिन मेरा ट्रक तब तक उसे पार करके धुंध में ओझल हो चुका था। जैसे जैसे मेरा ट्रक उस अनंत हाईवे की धुंध में आगे बढ़ रहा था, मुझे एहसास हुआ कि ये रास्ता अब वो पुराना डामर का रोड नहीं रहा। ये रास्ता अब दो दुनियाओं के बीच का एक पुल बन चुका था। यहाँ न तो कभी सूरज उगता था और न ही कभी चांद।
बस एक अंतहीन स्याह रात थी जहां सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी का सहारा थीं। मैंने बगल में बैठी उस औरत की तरफ देखा। उसका चेहरा अब पूरी तरह साफ था, जैसे किसी मंदिर की मूरत हो। उसने खिड़की के बाहर इशारा करते हुए कहा, राजू देखो, वो रहा तुम्हारा अगला इम्तिहान। मैंने सामने देखा, एक और ट्रक, एक पुराना खटारा ट्रक तेजी से लहराता हुआ आ रहा था। उसकी हेडलाइट्स बार बार जल बुझ रही थीं। जैसे ही वो करीब आया, मैंने देखा कि उस ट्रक का ड्राइवर पागलपन की हद तक डरा हुआ था। वो पागलों की तरह अपने पीछे देख रहा था और गाड़ी चला रहा था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसके पीछे कोई नहीं था, कम से कम इंसान तो नहीं था। तभी मुझे दिखा कि उस ट्रक की छत पर काले साए लिपटे हुए थे। वो साए धीरे धीरे ट्रक के अंदर खिड़कियों के रास्ते घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए रफ्तार बढ़ाता जा रहा था और सामने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था। अगर वो नहीं रुका तो वो सीधा पहाड़ी से नीचे गिर जाता। मैंने अपने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और उसके ट्रक के बिल्कुल बराबर में ले आया। मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया और जोर से चिल्लाया, ओ भाई रुको, सामने मौत है, ब्रेक मारो। पर उस ड्राइवर को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसे सिर्फ वो काली रूहें दिख रही थीं जो उसके दिमाग पर कब्जा कर चुकी थीं। तभी उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, राजू अपनी रूह की रोशनी का इस्तेमाल करो, उसे दिखाओ कि वो अकेला नहीं है। मैंने अपने ट्रक का हाई बीम ऑन किया। मेरे ट्रक की रोशनी इतनी तेज हो गई कि सामने का पूरा जंगल और वो डरावने साए सफ़ेद रोशनी में नहा गए। जैसे ही वो रोशनी उस ड्राइवर के केबिन में पड़ी, वो काले साए चीखते हुए धुएं में बदल गए। ड्राइवर ने एक झटके में ब्रेक मारा। उसका ट्रक मोड़ के बिल्कुल किनारे पर जाकर रुका, जहां से खाई सिर्फ 2 इंच दूर थी। वो ड्राइवर हांफते हुए नीचे उतरा। उसने कांपते हाथों से अपनी आंखें मलीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। उसने मेरे ट्रक की तरफ देखा, पर उसे मेरा ट्रक नहीं दिख रहा था। उसे बस एक बहुत तेज रोशनी का गोला दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर जमीन पर सर रख दिया और कहा, शुक्रिया मालिक, आज आपने मुझे बचा लिया। मैंने राहत की सांस ली। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे अपने ट्रक के केबिन में कुछ बदल रहा है। डैशबोर्ड पर जो मेरी मुन्नी और छोटू की फोटो लगी थी, वो अब धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। मेरी अपनी यादें, मेरा अपना परिवार अब मेरे दिमाग से मिटता जा रहा था। मैंने घबराकर उस औरत से पूछा, ये क्या हो रहा है? मेरी यादें क्यों जा रही हैं? उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, राजू इस दुनिया का दस्तूर यही है। एक रक्षक बनने के लिए तुम्हें अपने पुराने रिश्तों की डोर काटनी होगी। जब तक तुम्हारे दिल में उनके लिए मोह रहेगा, तुम अपनी ड्यूटी पूरी तरह नहीं निभा पाओगे। अब तुम किसी एक परिवार के नहीं, बल्कि उन हजारों मुसाफिरों के रक्षक हो जो हर रात इन सड़कों पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। मेरे दिल में एक गहरी टीस उठी। मेरी मुन्नी की वो हंसी, मेरे छोटू की वो शरारतें, सब कुछ एक धुंधले सपने की तरह गायब हो रहा था। मुझे समझ आ गया था कि ये मेरी असली सजा थी या शायद मेरा इनाम। मुझे अब कभी भूख नहीं लगेगी, मुझे अब कभी नींद नहीं आएगी। बस ये अनंत हाईवे होगा और मेरा ये रूहानी ट्रक। तभी वायरलेस रेडियो पर एक और सिग्नल आया। इस बार आवाज़ बहुत ही कमज़ोर थी, कोई बचाओ, मेरा टायर फट गया है और झाड़ियों में कोई चीज़ मेरा इंतज़ार कर रही है, मेरी मदद करो। मैंने एक आखिरी बार अपनी मुन्नी की उस धुंधली फोटो को छुआ और फिर उसे हमेशा के लिए अपने दिल से विदा कर दिया। मैंने गियर बदला और एक्सीलेटर पर पैर रखा। मेरा ट्रक अब सड़क पर नहीं, बल्कि एक तेज बिजली की तरह उस आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही मैंने उस आखिरी सिग्नल की ओर अपना ट्रक मोड़ा, कोहरा इतना घना हो गया कि ऐसा लगा मानो मैं रुई के पहाड़ों के बीच से गुजर रहा हूँ। अब मेरे पीछे मेरा बीता हुआ कल नहीं था और मेरे सामने कोई भविष्य नहीं, बस एक जिम्मेदारी थी। सामने सड़क के किनारे एक छोटी सी कार खड़ी थी। उसका एक टायर फटा हुआ था और बोनट से धुआं निकल रहा था। कार के अंदर एक नौजवान लड़का अपनी पत्नी और एक छोटी बच्ची के साथ बैठा था। बाहर जंगल से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के करीब पहुंच रहा हो। झाड़ियों के पीछे से कई जोड़ी लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। वो शैतानी साए थे जो रात की बेबसी का फायदा उठाकर मासूमों का शिकार करते थे। मैंने अपना ट्रक उनके ठीक पीछे ले जाकर रोका। इस बार मैंने कोई आवाज नहीं दी, कोई हॉर्न नहीं बजाया। मैंने बस अपने ट्रक की उन रूहानी हेडलाइट्स को फुल बीम पर डाल दिया। उस दिव्य रोशनी के पड़ते ही झाड़ियों में छिपे वो शिकारी साए दर्द से चीखने लगे और देखते ही देखते राख बन गए। वो नौजवान लड़का कार से बाहर निकला।
उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई ट्रक नहीं दिखा, बस एक असीम शांति और सुरक्षा का एहसास हुआ। उसने जल्दी से टायर बदला और अपनी पत्नी से कहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई फरिश्ता हमारे साथ खड़ा है। मैं केबिन में बैठा मुस्कुरा रहा था। मेरे बगल में बैठी उस रूह ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। अब वो पूरी तरह एक प्रकाश की किरण बन चुकी थी। उसने कहा, राजू, आज तुम पूरी तरह से काली रात के हमसफर बन गए हो। अब तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, सिवाय उस एक साए के जो मौत को मात देता है। धीरे धीरे मेरा ट्रक भी उस रोशनी में विलीन होने लगा। अब मैं राजू नहीं था, अब मैं वो किंवदंती लेजेंड बन चुका था जिसे हाईवे के ढाबों पर ट्रक ड्राइवर फुसफुसाते हुए एक दूसरे को सुनाते हैं। अगर कभी आप भी रात के अंधेरे में किसी सुनसान हाईवे से गुजर रहे हों, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आपको लगे कि अंधेरे में कोई आपका पीछा कर रहा है, और तभी अचानक दूर से आपको एक तेज रोशनी और किसी पुराने ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दे, तो डरना मत। समझ लेना कि राजू आपके पास पहुंच चुका है। मैं आज भी उन्हीं रास्तों पर हूं। मैं उन बेगुनाहों की ढाल हूं जिन्हें मैंने कभी चोट पहुंचाई थी। मेरी रूह को शांति तो नहीं मिली, लेकिन मुझे एक मकसद मिल गया है। दोस्तों, रात बहुत हो चुकी है। अपनी खिड़कियां और दरवाजे ठीक से बंद कर लीजिए, और याद रखिएगा, अगली बार जब आप किसी को सड़क पर लिफ्ट दें तो उसकी आंखों में जरूर देख लेना, कहीं वो मैं तो नहीं। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि दूर कहीं किसी मोड़ पर कोई और मुसाफिर मुश्किल में है और उसे मेरा इंतजार है।